तो हेलो दोस्तों। अब हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ाई करने जा रहा है। और ठीक है, इससे आगे हमने देखा था मोंटे मोरलेम इंटू रिफॉर्म जो 1909 था, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलता है मोंटागू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म। ठीक है, मोंटागू मोंटागू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मोंटागू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म। तो इसको क्यों मोंटागू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म बोल दिया? तो इसको क्यों मोंटागू? क्योंकि मोंटागू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो था चैम्सफोर्ड भाई था वॉइसरॉय इन इंडिया। ठीक है ना, ये दोनों पोस्ट रहते थे। आप लोग को बहुत ही बढ़िया से पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते थे ब्रिटेन में और वॉइसरॉय भाई रहते थे इंडिया में। तो इसीलिए ये दोनों ने बहुत ही बढ़िया भूमिका खेला है ये एक्ट बनाने में। वो लोग का भूमिका रहा है, और इसीलिए इसको मोंटागू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि मोंटागू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म लाने का क्यों जरूरी था, ये एक्ट आना क्यों जरूरी था? तो इसके लिए हमको इसका नेसेसिटी जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नेसेसिटी? इसका मतलब हमको इसका पीछे का कहानी, और मैं इसको बोलूं तो बैकग्राउंड हम लोग को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, हम लोग को थोड़ा इसका बैकग्राउंड को गौर करना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड जानने से हमारा दिमाग तेज चलेगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो तेज चलेगा, तो इसीलिए बैकग्राउंड हमको जानना होगा। तो बैकग्राउंड में क्या था 1919 के आगे में? बैकग्राउंड में आप लोग को पता होगा 1914 में से लेके 1918 1914 से लेके 1918 तक क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। तो ये तो आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से पता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को किसने हेल्प कर दिया? ज्यादातर भारतीयों ने हेल्प कर दिया। ठीक है, इंडियंस ने हेल्प कर दिया। तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को हेल्प कर दिया। ऐसे तो हमारा इंडियंस हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि हेल्प करने के समय अपने को कुछ शर्त तो होता है ना। आप लोग भी यदि किसी को हेल्प कर रहे तो आप बदले में क्या चाहते हो? बदले में आपका फायदा तो आप चाहते हो, क्योंकि आज के दुनिया में तो जो फायदा नहीं देखकर हेल्प करेगा शायद वो तो बड़ा सन्यासी होगा। ठीक है, तो ऐसा आदमी तो हम लोग को नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। तो इंडियंस का कुछ शर्त तो होगा। तो इंडियंस को क्या लगा था, इसने वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर दिया तो इंडियंस को लगा था कि हमें आजादी मिलेगा, ज्यादा फ्रीडम मिलेगा हमको, और हमारा देश का, ठीक है ना, हमको आजाद मिलेगा, और हमको अपने गवर्नमेंट अपने तरीका से हम चला पाएंगे, और हमने अपने देश को अपने तरीका से रूल करने पाएंगे, और ब्रिटिश शायद हमको छोड़ देगा। तो ऐसा बोल के भारत के पीछे भी, भारत के हेल्प करने के पीछे भी एक क्या था, वो लोग का इच्छा था, और फ्रीडम मिलेगा शायद बोल के इंडियन ने हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो और भी कहानी है 1916 में। ठीक है, 1916 में क्या हो गया, एक भारत में एक पैक्ट पास हो गया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। तो ये पैक्ट में क्या कर दिया, बहुत बढ़िया तरीका हुआ। हिंदू और मुसलमान भाई अब एक हो गया। ठीक है ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, कॉमन गोल के लिए क्या हो गया, अराइव हो गया। ठीक है ना, एक ही सिद्धांत के लिए कि हमको भारत को क्या चाहिए, आजादी चाहिए बोल के ये एक ही प्लेटफॉर्म में आके लखनऊ पैक्ट में आवाज उठाने लगे 1916 में। 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर का तो कहानी बुझ गया। तो 16 में क्या कर दिया, लखनऊ पैक्ट में नेशनल कांग्रेस का भाई लोग और मुस्लिम भाई लोग एक आके बोल दिया कि हम लोग अब आजादी की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग को एक कॉमन गोल की तरफ हम चलेंगे बोल के लखनऊ पैक्ट में क्या कर दिया, ये लोग ने आके संधि यानी एग्रीमेंट बना दिया, और एग्रीमेंट बना के धीरे धीरे चलने लगे। और उसके बाद क्या हो गया 1917 में, ठीक है, 1917 में जो ये कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मोन्टागू भाई। तो उसने क्या डिक्लेयर कर दिया, मोन्टागू मोन्टागू भाई ने क्या कर दिया,
मोंटागू चाम्सफोर्ड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो ब्रिटेन में रहते थे, उसने बोला अब हम भारत को क्या देंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अब क्या मिलेगा, जगह मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में भाग लेने का, सरकार के एक्ट बनाने में, सरकार के रूल वगैरह बनाने में भारतीयों को जगह मिलेगा बोल के मोंटागू भाई ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, 1917 में। तो इसको क्या भी बोलता है, मोंटागू डिक्लेरेशन भी बोलता है, मोंटागू डिक्लेरेशन बोलता है, क्योंकि मोंटागू भाई ने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, अरे भाई हम अब भारत को क्या देंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। और इसको अगस्त में किया था, इसीलिए इसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगस्त महीने 1917 में किया था, इसीलिए अब इसको अगस्त ऑफर भी। और मोंटागू भाई बहुत चालाक था, ठीक है ना, वो लोग उसने बोल दिया कि हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो दे देंगे, लेकिन भारतीयों को असली पावर तो नहीं दिया भाई। भारतीयों को डटपेन खाली दिया, लेकिन इंक नहीं दिया। भारतीयों को चौकी तो दिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में नंबर तो दिया, लेकिन चौकी का असली पावर तो क्या होगा भाई। जो पावर में रहते थे वो पावर कहां छीनना, आज राजा को कहां राजा के पद से छोड़ के जाना अच्छा लगता है। ठीक है ना, जो पावर में होता है उसको तो लत लगा होता है। तो इसलिए मोंटागू ने क्या बोल दिया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल दिया था 1917 में। तो ये बैकग्राउंड था मेरे भाई, एक बैकग्राउंड में आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार में भारतीयों ने सहयोग किया, और भारतीय ऐसे तो सहयोग नहीं करते, कुछ अपने को चाहिए इसीलिए सहयोग कर रहा था और आजाद मिलेगा ये सोच रहा था। और 1916 में मुस्लिम भाई और हिंदू भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम का लखनऊ पैक्ट साइन कर दिया, और लखनऊ पैक्ट में क्या कर दिया, कॉमन गोल के लिए वो लोग अप्रोच कर दिया। तो 1917 में मोंटागू ने भी उधर क्या कर दिया, ब्रिटेन में अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में दूंगा भारतीयों को बोलकर मोंटागू डिक्लेरेशन भी कर दिया। तो ये बैकग्राउंड था। ठीक है, इसके कारण से क्या लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कौन लाया, मोंटागू और चाम्सफोर्ड मिलकर लाया, इसीलिए मोंटागू चाम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो देखेंगे हम क्या कर दिया, क्या चेंज कर दिया, वो हम देखेंगे आप। ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार उस समय किसके कंट्रोल में था, वो भी हमको देखना बहुत ही जरूरी है। हम देखते आ रहा है भारत सरकार को, ठीक है ना, किसके कंट्रोल में थे, तो उसका हम फिर देखेंगे। तो ठीक है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय सरकार किसके हाथ में थे उस समय, तो आगे से हम देख के आ रहा था कि किसके हाथ में होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में रहते थे इसके हाथ में। ये मोंटागू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। ठीक है, और इंडिया में कौन रहते थे, वाइसरॉय, ये तो आप लोग को मालूम है। लेकिन अरे अरे नहीं 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 मेरे भाई, एक इधर पर क्या हो गया, अब अटैक कर दिया लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था 1916 में, इधर अपोज करने लगे। अरे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते किधर, ब्रिटेन में, और सैलरी कहां से खा रहा है, इंडियन का सैलरी खा रहा है, इंडियन फंड से क्या खा रहा है, सैलरी खा रहे हैं। अरे भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बोल के ये लोग ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। ठीक ही बात है, वो कहां पर रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, भारत को एडमिनिस्ट्रेट ब्रिटेन में रहकर कर रहा है, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए, क्यों भारतीय लोग के पैसा से ले रहा है बोल के इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो लखनऊ पैक्ट में क्या कर दिया था, आवाज उठा दिया था। तो इसीलिए अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बदले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रहेगा, और सेक्रेटरी के स्टेट के साथ साथ प्लस क्या भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, ये पोस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, ये पोस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ब्रिटिश लोग ने क्या बोल दिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो अब क्या देखेगा, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स ये लोग देखेगा। लेकिन जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया था वो एम्बेसी का तरह था। ठीक है ना, एम्बेसी जो होता है इसका तरह था। अब एम्बेसी तो किसका हुआ, भारत को हुआ, इसीलिए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन पेमेंट करेगा, इंडियन फंड से, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, चलो चलो ठीक है आप लोग का हमको
स्वीकार है बोल के भारतीय ब्रिटेन ने क्या कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहां से पेमेंट कर दिया, ब्रिटेन फंड से। तो एक बात याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका फंक्शन था एम्बेसी, और उसको पेमेंट देते थे इंडियन फंड से। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखते थे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फंक्शन, और उसको कहां से पेमेंट करते थे, ब्रिटेन से मेरे भाई। ठीक है, वो स्वीकार कर दिया, और यही सब हो गया भारतीय सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ठीक है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आप लोग को पता ही था, आगे से देख के आ रहा है। यदि मेरा प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर फॉलो किया कीजिए, तो आप लोग को मिलेगा कंसेप्ट, क्योंकि लिंक है, उधर से लिंक होते 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 आ रहा है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होके आ रहा था, वॉइसरॉय से होके आ रहा था। वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे ना, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये 6 कौन कौन हुआ करता था बंदा, लॉ का बंदा, फिनेंस का बंदा, ठीक है, फिनेंस का बंदा, पब्लिक वर्क का बंदा, ठीक है, रेवेन्यू का बंदा, ठीक है, मिलिट्री का बंदा, ठीक है ना, मिलिट्री, रेवेन्यू, पब्लिक वर्क, फिनेंस, ठीक है ना, लॉ, और आपका होम डिपार्टमेंट का, होम का। तो ये 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय को जगह मिला था। ठीक है ना, इससे आगे लॉ में एसपी सिन्हा को, आप लोग का पता ही होगा, एसपी सिन्हा को लॉ में जगह मिला था, मोंटेमिलो रिफॉर्म में। ठीक है ना, मोरले मिंटो रिफॉर्म में जगह मिला था एसपी सिन्हा को। अब क्या कर दिया, 3 भारतीयों को जगह मिला, फाइनेंस में भी जगह मिला और पब्लिक वर्क में भी। इसीलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ठीक है हम जगह दे देंगे, 3 इंडियंस को जगह मिल गया। ये बहुत बढ़िया बात था। ठीक है, कंप्लीटली पावर तो नहीं दिया, ये सब ब्रिटिश का चालाकी था। ठीक है, तो 3 इंडियंस को क्या दिया, एग्जीक्यूटिव में जगह दिया, लॉ, फाइनेंस और पब्लिक वर्क में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे में खाली एक को मिल रहा था, वो था एसपी सिन्हा। अब से किसको मिलना शुरू हुआ, 1990 से 3 इंडियन को जगह मिल गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म मेरे भाई। तो हम अब क्या देखेंगे मेरे भाई, कि हम देखेंगे अब आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेंट्रल का लेजिस्लेचर पहले देखेंगे और उसके बाद प्रोविंस का लेजिस्लेचर देखेंगे। तो सेंट्रल का लेजिस्लेचर क्या था, तो सेंट्रल का लेजिस्लेचर तो आप लोग को पता था, आगे से क्या होता था, एडिशनल मेंबर का जो कंसेप्ट था वो अब छीन गया। अब क्या बना दिया कि जो था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोल के बना दिया। तो इसको लोअर हाउस, जैसे लोकसभा और राज्यसभा आज होता है ना, ऐसा ही बना दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको क्या बोलता है, बाई कैमरलिज्म। ठीक है ना, क्योंकि 2 हाउस बना दिया, क्योंकि 2 हाउस बना दिया, इसीलिए बाई कैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस हो गया 1919 में। लेजिस्लेटिव असेंबली इसको क्या बोलता था, लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस। और लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे में क्या होता था, अपर हाउस में काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बना दिया। ठीक है, तो इसको अपर हाउस कहेंगे, अपर हाउस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कितना होगा, 145। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर कितना होगा, 60। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोअर हाउस में क्या क्या होगा, एक होगा आपका नॉमिनेटेड, ठीक है ना, नॉमिनेटेड, और एक होगा आपका इलेक्टेड। ठीक है, तो नॉमिनेटेड में क्या क्या रहेगा, आगे से हम देख के आया था, ऑफिशियल, ठीक है, और आपका नॉन ऑफिशियल। ठीक है, नॉन ऑफिशियल। तो इलेक्टेड में थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे, इसमें भी क्या होता था, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। ठीक है, और नॉमिनेटेड में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ये तो आप लोग को पता ही है। और इलेक्टेड में कहां कहां से आते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इलेक्टेड में कहां कहां से आते थे, एक आते थे जनरल से, आते थे यूरोपियन से, आते थे लैंडलॉर्ड, ठीक है, इलेक्शन से, और सिख,
ठीक है ना। और किसको भी जगह मिला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जगह मिला, ठीक है, यूरोपियंस को भी जगह मिला, जनरल को भी जगह मिला, लैंडलॉर्ड को भी, सिख को भी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जगह मिला। इधर भी इलेक्टेड में कौन कौन को जगह मिला, जनरल को जगह मिला, यूरोपियन को जगह मिला, ठीक है, आपका सिख को जगह मिला, आपका कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसआई, सिख, यूरोपियन, जनरल को अब इलेक्टेड में जगह मिलने लगा, ठीक है। नॉमिनेट में नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल होता था, और इलेक्शन में जनरल, यूरोपियन, लैंडलॉर्ड, सिख, ऐसे करके क्या दिया, सीट दे दिया, और बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया। वो था लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस, यही मामला था, ठीक है। और क्या कर दिया, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1/3 सीट किसको रिजर्वेशन दिया, मुस्लिम को, क्योंकि ये भी डिमांड था लखनऊ पैक्ट में। सो 1/3 सीट किसको रिजर्व दिया, सीट किसको रिजर्व दिया, मुस्लिम को रिजर्व दिया, ये भी बात याद करने। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बाई कैमरलिज्म, और लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, इलेक्टेड में जनरल, यूरोपियन, लैंडलॉर्ड, सिख, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनरल, यूरोपियन, सिख, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ बॉम्बे, ठीक है, कलकत्ता, इस लोग को क्या मिला, जगह मिला, और बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब प्रोविंशियल में हम लोग देखेंगे, प्रोविंशियल में हम लोग देखेंगे। तो मेरे भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी जानना बहुत ही जरूरी है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हो गया, हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर को देख लिया, अब हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देखेंगे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में आपका एडिशनल मेंबर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एडिशनल मेंबर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया एडिशनल मेंबर। और एडिशनल मेंबर इधर भी नॉमिनेट होके आते थे, और क्या होके आते थे, इलेक्टेड होके आते थे। तो जो इलेक्टेड होके आते थे उसमें से 3-4 मेंबर को क्या बना दिया करता था, मिनिस्टर बना दिया करता था, ठीक है, मिनिस्टर्स बना दिया करता था। ये बात आप लोग को याद करना है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आगे में 7 जगह में हो रहा थे, अब कितने जगह में होने लगे, 9 जगह में। वो कौन कौन था, बंबई, याद करिए 9 जगह में बना दिया, 9 में बंबई, मद्रास, आपका बंगाल, ठीक है, आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, आपका आसाम, आपका बर्मा, आपका पंजाब, और क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 नया जगह, वो था बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा, और आपका बिहार एंड उड़ीसा तो हो गया, और सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह में क्या बना दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिया, ठीक है, एडिशनल मेंबर, और नॉमिनेट होते थे, इलेक्टेड, जो इलेक्टेड होके आते थे उससे मिनिस्टर भी बना दिया था। तो एक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया चीज भी इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। वो क्या था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट्स को, वो बोल दिया एक क्या होगा, सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, और एक होगा प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंस का। और सेंट्रल का जैसा डिफेंस सेंट्रल में देखेंगे ना, करेंसी वगैरह जो था वो सेंट्रल में देखेंगे आप लोग को। और प्रोविंस का भी सब्जेक्ट बना दिया, और प्रोविंस का सब्जेक्ट फर्दर डिवाइड हुआ, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है, ये याद करिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट, और आपका रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन लॉ बनाएगा, आपका प्रोविंस का जो गवर्नर रहता था वो, और गवर्नर रहता था, और प्लस जो मिनिस्टर रहता था उस पर ट्रांसफर सब्जेक्ट में कानून बनाते थे। और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर प्लस हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है ना, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाते थे, ठीक है ना, रिजर्व में। तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजर्व में बनाते थे, गवर्नर प्लस मिनिस्टर ट्रांसफर में। तो क्या हो गया,
टू लॉ मेकिंग बॉडी हो गया ना, टू लॉ मेकिंग बॉडी। इसीलिए प्रोविंस में क्या कर दिया, एक नया सिस्टम, उसका नाम था डायरकी। क्यों डायरकी बोला, क्योंकि टू लॉ मेकिंग बॉडी प्रोविंशियल में इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में। तो यही था मेरे भाई 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमने बैकग्राउंड भी देख लिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस भी देख लिया, हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर भी देख लिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी देख लिया। लेकिन क्या करो, ब्रिटेन ने खाली चौकी दे दिया, भारतीय को क्या नहीं दिया, टोटल आजाद तो नहीं दिया। और भारतीय भी समझने लगे यदि हमको आजादी चाहिए तो हम मांग के नहीं ले सकते हैं, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष ही से ही हमको आजादी मिलेगी, मांगने से हमें आजादी नहीं मिला। तो इसीलिए धीरे धीरे करके वो लोग ने बहुत ढेर सारा रिवोल्ट वगैरह ढेर सारा करने लगा। तो धीरे धीरे करके 1947 में आजादी फाइनली मिला। लेकिन अब भारतीय के मन में आया कि ना, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको ऐसा चौकी, हमको ऐसा सब्जेक्ट कुछ भी हमको नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो क्या था, सिर्फ एक भ्रम था, सिर्फ एक भ्रम था, ठीक है ना। टोटली क्या नहीं दिया, इंडिपेंडेंस तो नहीं दिया, तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बोल दिया, लेकिन खाली चौकी दे दिया। चौकी का पावर तो ब्रिटिश के ही साथ थे। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे हो गया। तो मुस्कुराते हुए आप लोग भी प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट जानिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई कमेंट करिए कैसा लग रहा है। सर के साथ, सर का व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप लोग, मेरे से इंटरेक्ट करिए। और आप लोग के पढ़ाने में भी मेरे को मजा आएगा। लास्ट तक देखते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।